नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांडिया आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांडिया में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेंगे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी में अपना थोड़ा सा बच गया था। तो क्या क्या बच गया था उसमें? सबमरीन बच गई थी और एयरक्राफ्ट बच गए थे, एयरक्राफ्ट वारशिप बच गए थे। उन सबको आज हम देखेंगे। उससे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो गालवान घाटी में चीनी सैनिकों ने धोखे से अपनी जो आर्मी है उस पर हमला किया और जो भी अपने आर्मी के शहीद भाई हैं तो उनके लिए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस अपूर्णीय शक्ति जो हुई है उसमें उनके परिवारों को ये कष्ट सहन करने की भगवान क्षमता दे। तो दोस्तों, ये चाइना की जो धोखे से वार करने की नीति है वो उसमें साफ साफ झलक रहा है कि इसमें इसकी बौखलाहट, चाइना की बौखलाहट दिख रही है। और बौखलाहट क्यों दिख रही है? क्योंकि सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत का जो वैश्विक स्तर पर जो मतलब पावर है, वैश्विक स्तर पर जो संबंध हैं वो सभी देशों के साथ में मित्रतापूर्ण रहे हैं। दूसरी चीज, डिफेंस टेक्नोलॉजी में इंडिया है वो दिन पर दिन प्रगति करता जा रहा है और आज स्थिति ये है कि भारत किसी भी कंट्री के साथ में युद्ध में मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, आज का इसी के साथ में हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले लेते हैं हम पनडुब्बी, सबमरीन। पनडुब्बी सबमरीन लेते हैं तो देखो, इसमें जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चन बनते हैं वो पहले देख लेते हैं हम। देखो, सबसे पहले तो यह है कि भारत की फर्स्ट पनडुब्बी कौन सी थी? भारत की फर्स्ट पनडुब्बी INS कलवारी थी और ये भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी 8 दिसंबर 1967 को। तो 8 दिसंबर को है ना, भारत में पनडुब्बी शाखा दिवस मनाते हैं। और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी INS चक्रा और ये रूस से ली गई थी भाई, रूस से लीज पर। भारत की पहली स्वदेशी पनडुब्बी, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी, वो है INS अरिहंत। और भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है INS अरिदमन, INS अरिदमन। देखो, बात करते हैं भारत की पहली पनडुब्बी रूस से ली गई थी, कौन सी? INS कलवारी। और ये शामिल हुई थी 8 दिसंबर 1967 को। 8 दिसंबर को भारत में पनडुब्बी शाखा दिवस मनाते हैं।
और भारत की पहली परमाणु पनडुब्बी थी INS चक्रा, जो कि रूस से ली गई थी लीज पर। और भारत की पहली स्वदेशी जो इंडिया में ही बनाई गई वो थी INS अरिहंत। और INS अरिहंत में जो मिसाइल लगी हुई है वो है K-15, या इसको सागरिका भी बोलते हैं। और जो दूसरी पनडुब्बी है वो है INS अरिदमन। अब दोस्तों पनडुब्बी के बारे में आगे थोड़ा सा और देखते हैं। तो दोस्तों पनडुब्बियों के विकास के कार्यक्रम के लिए इंडिया ने देखो 1980 के दशक में है ना, 1980 के दशक में भारत के पास लगभग 21 सबमरीन थी, 21 पनडुब्बियां थी। तो जो भारतीय नेवी है उन्होंने जो और पनडुब्बियों की मांग की। पनडुब्बियों का महत्व इसलिए है दोस्तों क्योंकि देखो दक्षिणी भारत है ना, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ये इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी, ये चीज है। तो इस एरिया की सुरक्षा के लिए जो पनडुब्बियां हैं उनकी पनडुब्बी और जो युद्धपोत हैं उनकी आवश्यकता बहुत जरूरी है। तो दोस्तों 1980 में लगभग 21 सबमरीन थी। तो वाजपेयी जी थे ना उस टाइम प्रधानमंत्री, 1999 में एक कमेटी गठित की, CCS। 1999 में वाजपेयी जी ने एक कमेटी गठित की थी, CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने ये सिफारिश की थी कि अगले 30 साल में या फिर 2030 तक भारत में भारतीय नेवी में 24 पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। उन्होंने ये सिफारिश की थी कि अगले 30 साल में या 2030 तक भारतीय नेवी में 24 पनडुब्बियां शामिल की जाएंगी। अब देखो दोस्तों उन 24 पनडुब्बियों के विकास के लिए भारत ने जो प्रोजेक्ट चलाए हैं वो है प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76। तो उनकी हम अभी बात करते हैं, ये 24 पनडुब्बियों के विकास के लिए। तो दोस्तों 24 थी, CCS ने सिफारिश की थी। तो उन 24 के निर्माण के लिए देखो क्या क्या किया गया। सबसे पहले लाया गया प्रोजेक्ट 75। ये 3 प्रोजेक्ट हैं भारतीय जो पनडुब्बियों के विकास के लिए, ये पूछते भी है एग्जाम में। पनडुब्बियों के विकास के लिए प्रोजेक्ट 75, प्रोजेक्ट 75I और प्रोजेक्ट 76। प्रोजेक्ट 75 में क्या किया गया देखो, इसमें है ना 6 पनडुब्बियों का विकास किया गया है, किया जा रहा है, अभी किया नहीं है, पूरा किया जा रहा है। और 6 ही इसमें बनाई जाएंगी और 12 पनडुब्बियां इसमें बनाई जाएंगी। जो 24 का टारगेट था ना उसमें से 6 इस प्रोजेक्ट में होंगी, 6 प्रोजेक्ट 75I में होंगी और 12 जो पनडुब्बी हैं प्रोजेक्ट 76 में बनाई जाएंगी। प्रोजेक्ट 75 में जो 6 बनाई जाएंगी
उनके लिए फ्रांस से समझौता किया गया है। फ्रांस की नौसेना प्लस वहां की एक कंपनी है DCNS, उसके साथ में समझौता किया गया है। ये दोनों है ना, ये दोनों प्रोजेक्ट, इनमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दोनों प्रोजेक्ट में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी या तकनीकी ट्रांसफर के माध्यम से बनाई जाएंगी। इसका मतलब ये है कि विदेशी कंपनियां जो सबमरीन की टेक्नोलॉजी है उसको भारत को हस्तांतरित करेंगी। तो इसमें सबसे पहले है प्रोजेक्ट 75। इसमें फ्रांस से समझौता किया, फ्रांस की नौसेना और DCNS और भारत सरकार, और इनका निर्माण किया जा रहा है मझगांव डॉकयार्ड मुंबई में, समझ रहे हो। और इसके तहत जो 6 बनाई गई है उनमें से जो पहली बना ली गई है उसका नाम है INS कलवारी, और जो सेकंड है उसका नाम है INS खंडेरी, और अब तीसरी आएगी उसका नाम है INS करंज। इसके अलावा 3 पनडुब्बियां और हैं, 6 हैं कुल, तो इसमें 3 और हैं, INS वेला, वागीर और वागशीर। ये हो गई। फ्रांस के साथ जो समझौता किया गया उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की कंपनियां विदेशी होंगी और सबमरीन की जो टेक्नोलॉजी होगी वो इंडिया को प्रोवाइड करवाएंगे। इसके लिए जो प्रोजेक्ट 75 है उसमें 6 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, और समझौता किया गया है फ्रांस की नौसेना प्लस वहां की जो DCNS कंपनी है उसके साथ में। निर्माण होगा मझगांव डॉकयार्ड अपने इंडिया में मुंबई में। तो इसकी जो पहली पनडुब्बी है वो है INS कलवारी। भारत की जो पहली पनडुब्बी थी ना, अभी बात की थी ना हमने, उसी के नाम पर रखा गया है, इसका नाम INS कलवारी। दूसरी है खंडेरी, तीसरी करंज, और चौथी वेला, वागीर और वागशीर। ये चौथी, पांचवी और छठवीं है। इस प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 सबमरीन बनाई जाएंगी। तो ये हो गया प्रोजेक्ट 75। अब देखो प्रोजेक्ट 75I क्या है। प्रोजेक्ट 75I ये है, आई का मतलब यहां पर है इंडिया। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है, और जो विदेशी कंपनियां हैं जो भी सबमरीन का निर्माण करती हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो इंडिया, ये जो है वो भी इंडिया में बनेंगी, और मेक इन इंडिया के तहत इनको बनाया जाएगा। पहली चीज, प्रोजेक्ट 75I में जो भी पनडुब्बियां बनेंगी उनके लिए मेक इन इंडिया में बनाया जाएगा। मेक इन इंडिया जो अभियान है भारत का, उसमें। दूसरी चीज है इसमें एडवांस एयर प्रोपल्शन सिस्टम अनिवार्य होगा। एडवांस एयर प्रोपल्शन सिस्टम ये होता है दोस्तों कि पनडुब्बी समुद्र के अंदर चलती है, तो वहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है। तो ये एडवांस एयर प्रोपल्शन सिस्टम है, उसको अधिक देर तक समुद्र के भीतर रखने में मदद करता है। तीसरी चीज होगी इसमें स्टील्थ प्रौद्योगिकी। स्टील्थ प्रौद्योगिकी का मतलब यह होता है दुश्मन की रडार से बचना। स्टील्थ प्रौद्योगिकी का मतलब यह है
कि जैसे मान लो कोई दुश्मन की राडार है, तो उससे जो पनडुब्बियां हैं उनकी डिजाइनिंग और उनके जो कोण है, एंगल हैं, इस प्रकार से डिजाइन किए जाते हैं कि वो राडार की पकड़ में नहीं आ पाते। तो दोस्तों ये था प्रोजेक्ट 75I, स्टील प्रौद्योगिकी, एडवांस एयर प्रोपल्शन सिस्टम और मेक इन इंडिया के तहत ये बनाई जाएंगी। अब देखो एक चीज और सुनने में आ रही है अभी मीडिया में, प्रोजेक्ट चिंतर, इसके तहत 12 पनडुब्बियां बनाई जाएंगी और ये पूर्णतः स्वदेशी होगा। पूर्णतः स्वदेशी होगा। और इसी के साथ साथ एक चीज और है, जो भी कंपनियां आएंगी उनको अपने एक्सपोर्ट राइट हैं वो इंडिया को देने होंगे। एक्सपोर्ट राइट का मतलब ये है कि जैसे मान लो किसी दूसरे देश की कंपनी भारत में आकर पनडुब्बी का निर्माण कर रही है, तो इंडिया चाहता है कि वो जो टेक्नोलॉजी दे रही है उसमें हमको ये अधिकार भी मिले कि हम खुद भी बना सकें और दूसरे को बेच भी सकें। तो यह है प्रोजेक्ट चिंतर। अभी इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, अभी आई भी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये पूरी तरह स्वदेशी होगी और उसमें एक्सपोर्ट राइट है वो इंडिया अपने पास रखेगा। तो दोस्तों ये था पनडुब्बियों का जो कार्यक्रम है वो। अब देखते हैं और पनडुब्बियां। और पनडुब्बियां जो भारतीय नौसेना में इस टाइम कार्यरत हैं उनमें देखो एक तो है शिशुमार श्रेणी की। शिशुमार श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो जर्मनी से ली गई हैं। इसमें आती है आईएनएस शिशुमार, आईएनएस संकुल, आईएनएस सल्की, और एक और आता है इसमें आईएनएस शंकुश। ये तो होगी शिशुमार श्रेणी की, ये जर्मनी से ली गई हैं और इसमें 4 पनडुब्बियां कार्यरत हैं, शिशुमार, संकुल, सल्की और शंकुश। इसके बाद में आ जाओ आप जो सिंधु श्रेणी की है ना, सिंधु श्रेणी की पनडुब्बियां, ये ली गई है रूस से। इसमें कुछ पनडुब्बियां हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। तो इसमें है सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु रत्न, सिंधु श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो ली गई हैं रूस से। और इनमें जो प्रमुख पनडुब्बियां हैं वो हैं सिंधु घोष, सिंधु ध्वज, सिंधु रत्न, सिंधु केसरी, सिंधु कीर्ति, सिंधु विजय और सिंधु शस्त्र ईटीसी, और भी हैं इसमें। तो दोस्तों ये था अपना सबमरीन सिस्टम। अब आगे बात करेंगे हम, दोस्तों आगे हम बात करेंगे बैटलशिप की। जंगी जहाज, बैटलशिप,
बैटलशिप का मतलब होता है जो युद्ध में भाग लेने वाले जहाज, युद्ध में भाग लेने वाले जहाज कहलाते हैं जंगी जहाज। तो भारत में मुख्य रूप से जो जंगी जहाज हैं वो 3 प्रकार के हैं। जंगी जहाज इंडिया में मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। बैटलशिप पहले हैं फ्रिगेट्स, फ्रिगेट्स को बोलते हैं युद्धपोत। दूसरा है डेस्ट्रॉयर, इसको बोलते हैं विध्वंसक, डेस्ट्रॉयर को बोलते हैं विध्वंसक। और तीसरा है एयरक्राफ्ट वारशिप, विमान वाहक युद्धपोत। तो इनमें देखते हैं अंतर क्या है। देखो, जो विमान वाहक युद्धपोत है इसका मतलब ये है कि इन पर हवाई पट्टियां बनी हुई होती हैं, हवाई पट्टी बनी होती है, और यहाँ से जो एयरक्राफ्ट हैं या हवाई जहाज हैं वो यहाँ से उड़ान भरते हैं, लड़ाकू विमान। ये इतने विशाल होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि इन पर हवाई पट्टी बनी होती है और लड़ाकू विमान यहीं से वो उड़ान भरते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले फ्रिगेट्स। फ्रिगेट्स फ्रिगेट्स की विस्थापन क्षमता है ना, विस्थापन क्षमता होती है 2000 से 5000। विस्थापन क्षमता का तात्पर्य यह है कि ये कितना भार ले जा सकता है, कितना भार इस पर लादा जा सकता है, या कितना जो हथियार है या सैनिक है उनको कितनी मात्रा में ये ले जा सकता है। फिर गैस युद्धपोत। दूसरी चीज होती है आकार में छोटे होते हैं। तीसरी चीज ये है इनकी फ्यूल कैपेसिटी या ईंधन की जो क्षमता है वो कम होती है। ईंधन कम होने की वजह से ये जो कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र, उसी में ज्यादातर कार्य करते हैं। और चौथी चीज है एकल उद्देश्य वाले होते हैं। एकल उद्देश्य का मतलब ये है कि या तो ये जंग लड़ेंगे या फिर पहरेदारी करेंगे, एक ही काम होगा, एकल उद्देश्य होता है इनका। ये हो गया फ्रिगेट्स या युद्धपोत। विस्थापन क्षमता 2000 से 5000 टन, आकार में छोटे होते हैं, फ्यूल कैपेसिटी इनकी कम होती है। फ्यूल कैपेसिटी कम होने की वजह से कोस्टल एरिया या तटीय क्षेत्र में ये जो गार्ड वगैरह का कार्य करते हैं। इनका उद्देश्य है वो एकल उद्देश्य होता है, जंग, या तो ये जंग में हिस्सा लेंगे या पहरेदारी करेंगे। दूसरी चीज आती है विध्वंसक, विध्वंसक या डेस्ट्रॉयर। तो इनकी विस्थापन क्षमता है वो 5000 से 7000 टन होती है। आकार में ये फ्रिगेट से बड़े होते हैं।
और इनकी ये बहुउद्देशीय होते हैं। यह हो गया विध्वंसक। विध्वंसक का देखो विस्थापन क्षमता 5000 से 7000 टन, आकार इनका बड़ा होता है, बहुउद्देशीय होते हैं। बहुउद्देशीय का मतलब जंग और पहरेदारी दोनों में भाग लेते हैं। फ्यूल कैपेसिटी इनकी अधिक होती है और समुद्र के भीतर तक मार कर सकते हैं, ये समुद्र के भीतर भी कार्य कर सकते हैं। और जो एयरक्राफ्ट वारशिप है उनकी जो विस्थापन क्षमता है वो 30,000 से 50,000 टन तक हो सकती है। विमान वाहक युद्धपोत या एयरक्राफ्ट वार्षिक की विस्थापन क्षमता 30,000 से 50,000 टन तक हो सकती है। अब हम बात करेंगे फ्रिगेट्स की। फ्रिगेट की जो सीरीज है इंडिया में वो कौन कौन सी है। सीरीज का मतलब ये होता है दोस्तों, देखो एक सीरीज या श्रेणी ऐसी होती है उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं और उन स्पेशल क्वालिटीज को एक ही वर्ग में रख दिया जाता है। जो भी हथियार हैं या जो भी मिसाइल सिस्टम है या फिर जो भी ये फ्रिगेट्स वगैरह हैं, डेस्ट्रॉयर हैं, उनकी सीरीज होती है और जिनकी जो एक सी क्वालिटी होती है उनको एक सीरीज में रख दिया जाता है। तो अब हम देखेंगे फ्रिगेट्स के मामले में। फ्रिगेट की इंडिया में 4 सीरीज हैं, 4 श्रेणियां हैं। पहली है शिवालिक। शिवालिक श्रेणी। दूसरी है तलवार श्रेणी। और तीसरी श्रेणी है ब्रह्मपुत्र। और चौथी श्रेणी है गोदावरी। ये श्रेणियां हैं, सीरीज हैं। जो फ्रिगेट हैं उनकी 4 श्रेणियां हैं, शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। अब शिवालिक में 3 फ्रिगेट हैं, INS शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री। ये 3 सीरीज हैं इसमें। तलवार में है INS तलवार, तेग, तरकस, ताबार। INS तलवार, तेग, तरकस, ताबार और हैं त्रिकंड, त्रिशूल। और इसमें है INS ब्रह्मपुत्र, बेतवा और एक और है INS BEAS। BS ये क्या है? BS। और गोदावरी में है INS गोमती।
तो फ्रिगेट की 4 श्रेणियां हैं, शिवालिक, तलवार, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। शिवालिक में आईएनएस शिवालिक, सतपुड़ा और सह्याद्री। तलवार में है आईएनएस तलवार, तेग, त्रिकंठ, त्रिशूल, तरकस, ताबार। ये इसकी तलवार की ये जो युद्धपोत हैं ये हैं तलवार श्रेणी के। ब्रह्मपुत्र श्रेणी में आईएनएस ब्रह्मपुत्र, बेतवा और बीएस हैं। और गोदावरी श्रेणी में है गोमती। अब दोस्तों आगे बात करेंगे हम डेस्ट्रॉयर की। डेस्ट्रॉयर क्या होता है? विध्वंसक। अभी बताया था ना आपको। तो डेस्ट्रॉयर के विकास के लिए इंडिया ने 3 कार्यक्रम चलाए हैं। प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 15B। ये तो हैं जो प्रोजेक्ट इंडिया ने चलाए हैं। प्रोजेक्ट 15 में है ना, वो दिल्ली क्लास के विध्वंसक आते हैं, दिल्ली क्लास के डेस्ट्रॉयर। और प्रोजेक्ट 15A में आते हैं कलकत्ता क्लास के डेस्ट्रॉयर। और 15B में आते हैं विशाखापत्तनम क्लास के डेस्ट्रॉयर। प्रोजेक्ट 15 के अंतर्गत दिल्ली क्लास के आते हैं। और दिल्ली क्लास के कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? एक तो आईएनएस दिल्ली, मैसूर और मुंबई। सबके पीछे आईएनएस लगा हुआ है भाई। आईएनएस का मतलब ये होता है इंडियन नेवल सिस्टम। आईएनएस जो मैं लगा रहा हूं उसका मतलब है इंडियन नेवल सिस्टम। तो प्रोजेक्ट 15 में 2 आएंगे, वो 3 आएंगे। दिल्ली क्लास में आएगा आईएनएस दिल्ली, मैसूर और मुंबई। प्रोजेक्ट 15A में आएंगे कलकत्ता क्लास के। और कलकत्ता क्लास में आएंगे आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई। ये हो गया कलकत्ता क्लास के। विशाखापत्तनम में आएंगे आईएनएस विशाखापत्तनम, तो हो गया। एक आएगा आईएनएस इम्फाल, एक हो गया आईएनएस गोवा। ये हो गए इसमें विशाखापत्तनम क्लास में। अब एक सीरीज और है इसकी, विध्वंसकों की एक सीरीज और है, राजपूत सीरीज। राजपूत श्रेणी आती है। राजपूत में 4 चीजें आती हैं: रणवीर, रणविजय, राणा और ये तो है ही राजपूत। इनके पहले आईएनएस लगा हुआ है। तो जो डेस्ट्रॉयर हैं, डेस्ट्रॉयर के विकास के लिए इंडिया ने 3 कार्यक्रम चलाए हैं: प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 15A और प्रोजेक्ट 15B। तो प्रोजेक्ट 15 में आते हैं दिल्ली क्लास के डेस्ट्रॉयर। दिल्ली क्लास में आईएनएस दिल्ली, मैसूर और मुंबई है। प्रोजेक्ट 15A में आएंगे कलकत्ता क्लास के, उसमें आईएनएस कलकत्ता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई। इसके बाद में आएगा प्रोजेक्ट 15B, इसमें आएगा विशाखापत्तनम क्लास के। तो इसमें आएगा आईएनएस विशाखापत्तनम, इम्फाल और आईएनएस गोवा। इसके बाद में एक सीरीज और है डेस्ट्रॉयर की, वो है राजपूत श्रेणी।
उसमें आएंगे रणवीर, रणविजय राणा और राजपूत। अब दोस्तों आगे चलते हैं एयरक्राफ्ट वारशिप की तरफ। विमान वाहक युद्धपोत। विमान वाहक युद्धपोत को बोलते हैं एयरक्राफ्ट वारशिप। आपको बताया भी, इस पर हवाई पट्टी होती है और जो लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं और यहीं से उड़ान भरते हैं। तो देखो विमान वाहक युद्धपोत पर कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट होते हैं। तो भारत का सबसे पहला फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट वारशिप था, भारत का पहला एयरक्राफ्ट वारशिप कौन सा था? वो था आईएनएस विक्रांत। विक्रांत जिसको ब्रिटेन से लिया था। इसको खरीदा गया था 1957 में और भारतीय नेवी में शामिल किया गया था 1961 में, और ये रिटायर हो गया था 1997 में। भारत का पहला एयरक्राफ्ट वारशिप या विमान वाहक युद्धपोत था आईएनएस विक्रांत। इसको ब्रिटेन से खरीदा गया था 1957 में खरीदा था और नेवी में शामिल किया गया 1961 में, और ये रिटायर हो गया था 1997 में। अब देखते हैं सेकंड। सेकंड था आईएनएस विराट। ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया था। ये भी ब्रिटेन से ही लिया गया था और ब्रिटेन से लिया गया था ये 1987 में। दो 2017 में ये रिटायर हो गया। इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड लेडी। ग्रांड ओल्ड लेडी, और गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज है। यह है विश्व का सबसे पुराना विमान वाहक युद्धपोत। विमान वाहक युद्धपोत भारत का सबसे पहला विमान वाहक युद्धपोत था आईएनएस विक्रांत, जो कि ब्रिटेन से लिया गया। 1957 में इसको खरीदा गया और 1961 में भारतीय नेवी में इसको शामिल किया गया और 1987 में ये रिटायर कर दिया गया, सॉरी 1997 में। और आईएनएस विराट जो कि ब्रिटेन से लिया गया, जिसको 1987 में खरीदा गया और 2017 में ये इसको रिटायर कर दिया गया। इसको बोलते हैं ग्रांड ओल्ड लेडी। गिनीज बुक में भी इसका नाम दर्ज है। क्यों है? क्योंकि ये विश्व का सबसे पुराना एयरक्राफ्ट वारशिप है। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, तीसरा थर्ड विमान वाहक युद्धपोत भारत का। यह अभी दोनों ही नेवी में नहीं है भाई। विक्रांत और विराट दोनों रिटायर हो चुके हैं। अब देखते हैं आईएनएस तीसरा, आईएनएस विक्रमादित्य। आईएनएस विक्रमादित्य इसको लिया गया है रूस से और 2013 में तो खरीदा था इसको। जून 2014 में भारतीय नेवी में शामिल किया गया इसको। आईएनएस विक्रमादित्य रूस से लिया गया है। 2013 में इसको खरीदा था और जून 2014 में नेवी में इसको शामिल किया गया था।
इसका रूस में जो नाम था, इसको गोर्स्कोव भी बोलते हैं, गोर्स्कोव। ये एकमात्र ऐसा विमानवाहक युद्धपोत या एयरक्राफ्ट वारशिप है जो इस समय नेवी में शामिल है। एक ही है भारतीय नेवी के पास में एयरक्राफ्ट वारशिप, वो है INS विक्रमादित्य। अब देखो चौथा और भारत का फर्स्ट स्वदेश निर्मित स्वदेश निर्मित कौन सा वो एयरक्राफ्ट वारशिप है? INS विक्रांत। कंफ्यूज मत होना, विक्रांत नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि जो पहला ब्रिटेन से खरीदा था उसी के नाम पर इसको नाम दिया गया है INS विक्रांत। 2013 से इसका निर्माण चालू हो गया था और कोची शिपयार्ड है ना, उसमें इसका निर्माण किया जा रहा है। इसकी उम्मीद है कि 2021 तक भारतीय नेवी में ये शामिल हो जाएगा। ये तो हो गया भारत का पहला स्वदेश निर्मित INS विक्रांत। 2013 से इसका निर्माण शुरू हुआ है और कोची शिपयार्ड में इसका निर्माण किया जा रहा है। 2021 तक ये तैयार हो जाएगा और भारतीय नेवी में शामिल हो जाएगा। इसकी जो विस्थापन क्षमता है वो है 37,500 टन। ये है। अब दोस्तों एक ये तो ले लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका। अब एक एयरक्राफ्ट की बात और चल रही है। अभी निर्माण कार्य तो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में ये चीजें आ रही हैं। तो उसका नाम है, भारत खुद बना रहा है उसको, ये है INS विशाल। इसकी विस्थापन क्षमता 60,000 के आसपास, 60,000 टन के आसपास है, बता रहे हैं, अभी अनुमानित है। तो इस पर आप नजर रखना, जब भी इसका जलावतरण हो या इसका शुरुआत हो तो ये INS विशाल है और ये भारत खुद बनाने की जो मंशा है वो जाहिर की है और इसकी विस्थापन क्षमता 60,000 टन के आसपास है। इस पर जो हाइपरसोनिक विमान है ना, हाइपरसोनिक विमान बताया था मैंने आपको पिछले वीडियो में। मैक संख्या में नापते हैं, हाइपरसोनिक विमान खड़े रहेंगे इस पर। हाइपरसोनिक विमान वो होते हैं जिनकी गति 5 मैक से ऊपर हो। ये हो गए भाई साहब आज के जो एयरक्राफ्ट वारशिप हैं, तो जंगी जहाज ये हो गए। अब एक चीज और देखेंगे अपन, समुद्री गश्त प्रणाली है उसमें। एक चीज है भारत की समुद्री निगरानी प्रणाली। समुद्री निगरानी प्रणाली इसको बोलते हैं IMAC। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। समुद्री निगरानी प्रणाली IMAC, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। तो ये है भाई साहब 2014 में स्थापित की गई थी इसको, और ये भारत का जो हरियाणा का गुरुग्राम है, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव भी बोलते थे पहले।
तो इसका कार्य क्या है? देखो इसका कार्य ये है, नेवी के जो राडार हैं, नेवी के राडार प्लस मौसम विभाग के डाटा, इसके साथ ही उपग्रह के डाटा, नेवी के राडार, मौसम विभाग के डाटा, उपग्रह के डाटा और कोस्टल गार्ड है ना इंडिया का, तटीय सुरक्षा के लिए, उनके राडार। जो भी ये राडार बताए हैं, नेवी, मौसम विभाग के डाटा, उपग्रह के डाटा और कोस्टल गार्ड के उनके जो राडार के डाटा हैं, उनको एनालिसिस करता है। और भारत की जो समुद्री तटीय रेखा है, लगभग 7,500 किलोमीटर की समुद्री तट रेखा है भारत की, तो उसकी निगरानी के लिए ये सिस्टम काम करता है। इसको बोलते हैं समुद्री निगरानी प्रणाली, आईमैक, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर। 2014 में स्थापित हुई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेवी के राडार ये वगैरह हो ही गया। अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे एयरक्राफ्ट, जो लड़ाकू विमान है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में पहले तो हम देखेंगे मुख्य जो एयरक्राफ्ट हैं वो, उसके बाद में किन देशों से इनको लिया गया है। ये क्वेश्चन काफी अटेम्प्ट होते हैं कि कौन से देश से इसको लिया गया है। और फिर उसके बाद में देखेंगे अपने जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, मतलब मानव रहित विमान, उनके बारे में बात करेंगे। तो एयरक्राफ्ट में सबसे पहले लेते हैं हम जो सर्वाधिक चर्चित है और पिछले 6 महीने से 12 महीने से काफी बहुत ज्यादा चर्चित रहा, वो था राफेल विमान। राफेल विमान को लिया गया फ्रांस से, और फ्रांस की कंपनी है दसोल्त। दसोल्त कंपनी बना रही है फ्रांस की। राफेल विमान फ्रांस से लिया गया और इसको बोलते हैं दसोल्त। जो कंपनी है उसको बोलते हैं दसोल्त। और राफेल का जो शब्द का मतलब है ना, उसका मतलब होता है तूफान। इसकी गति होती है 2200 से 2500 किलोमीटर प्रति आवर। राफेल विमान फ्रांस से लिया गया है और फ्रांस की कंपनी है दसोल्त। राफेल का मतलब होता है तूफान और गति होती है इसकी 2200 से 2500 किलोमीटर। पहाड़ी इलाकों में आक्रमण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी है इसमें, मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसमें होता क्या है, जो रण क्षेत्र है
या जो युद्ध भूमि है उसमें चारों तरफ का जो एरिया है वो दिखाई दे जाता है जो पायलट होता है उसको। ये है मल्टी सेंसर डाटा फ्यूजन। और इसकी क्षमता है ना, हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार कर सकता है, हवा से हवा और हवा से जमीन। तो ये हो गया राफेल विमान। अब अगला देखते हैं हम C-17 ग्लोब मास्टर। C-17 ग्लोब मास्टर विमान को भारत ने यूएसए से लिया है। और ये मेनली क्या है, भारवाहक विमान है। सत्तर टन तक वजन उठा सकता है और 100 लगभग 90 सैनिक एक साथ ये ले जा सकता है। तो ये दूसरा विमान C-17 ग्लोब मास्टर विमान यूएसए से लिया गया है। भारवाहक विमान है, 70 टन तक वजन ले जा सकता है और 190 सैनिक एक साथ भी ले जा सकता है। अब देखते हैं तीसरा विमान, यह है तेजस LCA। तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस है ना, तेजस ये स्वदेशी है, भारत ने खुद तैयार किया है। और तेजस का निर्माण है ना, वो देखो जो प्रोजेक्ट है तेजस वाला वो 1983 से स्टार्ट हो गया था। 1983 में इसको बनाने का जो प्रस्ताव है वो पास हुआ था। और इसको बनाने के उद्देश्य है ताकि जो मिग विमान है ना उनकी जगह इसको लगाया जाएगा। मिग विमान को रिटायर करके तेजस को लगाया जाएगा। लगभग 250 तेजस का निर्माण करने की वो प्रस्ताव पास किया गया था। इसको बना रहा है कौन, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु। सुपरसोनिक है ये और हल्का भी है, भार में कम है। यह है तेजस स्वदेशी 1983 मिग विमान की जगह प्रयुक्त करने के लिए इसको बनाया गया था और हाल बेंगलुरु में इसको बनाया जा रहा है। सुपरसोनिक है। अब देखो इसकी पहली खेप है ना, पहली खेप 2016 में उसको एयरफोर्स को दे दी थी। एयरफोर्स को इसकी पहली जो खेप थी उसको दे दिया गया था, लेकिन एयरफोर्स जो इसका इंजन है उसकी कैपेसिटी पर थोड़ा संदेह जता रहा है। तो इसमें अभी जो विदेशी इंजन है उनको लगाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं हम आगे के विमान। एक होता है IL-78, IL-78। ये भारत ने लिया है उज्बेकिस्तान से। और भारत के पास अभी करीबन 6 IL-78 है। इसका काम क्या है, काम ये है इसका कि ये जो उड़ान भरते समय
IL-78 उज्बेकिस्तान, लगभग 6 हैं भारत के पास अभी। और इसका कार्य ये है कि आकाश में ही जो विमान दूसरा उड़ान भर रहा है उसमें जो फ्यूल है या ईंधन है वो आकाश में ही भर सकता है। भारत इसको लिया है उज्बेकिस्तान से। ये क्वेश्चन RS प्री में आया हुआ है, IL-78 वाला। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम ये एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट। ये लिया है भारत ने ब्राजील से और इसका मुख्य काम है टोही क्षमता या नजर रखना। इसको भारत है ना वो आकाश की आंख भी बोलता है। एम्ब्रेयर एयरक्राफ्ट ब्राजील से लिया गया है, टोही क्षमता या नजर रखना, और इसको आकाश की आंख भी बोला जाता है। एक है सारस विमान। सारस विमान स्वदेशी है, भारत ने ही बनाया है और ये बहुउद्देशीय है। माल भी ढो सकता है और यात्रा में भी काम आता है। ये हो गए एम्ब्रेयर, सारस और IL-78। अब देखो कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट ऐसे भी होते हैं कि कौन से विमान को कहां से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। देखो सबसे पहले लेते हैं हम USA से। USA से हाल ही में 2 हेलीकॉप्टर लिए गए हैं, एक तो अपाचे और एक है चिनूक। चिनूक का इस्तेमाल लादेन को मारने में भी हुआ था, इसके लिए इसको लादेन हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। इसको लादेन हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं USA से। अब आ जाओ आप रूस से कौन कौन से लिए गए हैं। रूस से लिए गए विमान है मिग, सुखोई और ल्यूसिन। ये हो गए USA से लिए गए रूस से लिए गए विमान। इसके अलावा आते हैं फिर जर्मनी से। जर्मनी से लिया गया है डोर्नियर। फिर आता है इजराइल। इजराइल से लिया गया है ब्रीव। USA से हरक्यूलस विमान भी लिया है इंडिया ने। तो दोस्तों ये हो गए इंडिया के एयरक्राफ्ट। अब हम बात करेंगे अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट की बात करेंगे। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट में क्या क्या आएंगे, मानव रहित है ये। मतलब रिमोट से चलते हैं। तो वे कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं एक बार।
एक तो है लक्ष्य, निशांत, बुलबुल, ओरा, AURA। लक्ष्य, निशांत, बुलबुल, ओरा, और है इसमें रुस्तम, नेत्र, फैंटम। ये हो गए फैंटम 2। ये है अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अनमैन्ड एयरक्राफ्ट का मतलब होता है ये मानव रहित हैं और रिमोट से संचालित होते हैं। और ये हैं लक्ष्य, निशांत, बुलबुल, ओरा, रुस्तम, नेत्र और फैंटम ETC। तो दोस्तों ये हो गए अपने एयरक्राफ्ट। राडार, वो सॉरी, एयरक्राफ्ट के बाद में देखेंगे दोस्तों हम राडार प्रणाली। इसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग राडार प्रणाली। राडार प्रणाली का सिस्टम क्या है थोड़ा सा वो देख लेते हैं, किस बेसिस पर काम करता है। देखो मान लो ये कोई राडार है, ये कोई राडार है। तो एक राडार होती है, उसमें दो सिस्टम लगे हुए होते हैं। एक तो होता है ट्रांसमीटर, इसको रेडियो प्रेसी भी बोलते हैं। और एक होता है अभिग्राही, अभिग्राही को बोलते हैं रिसीवर। ये दो सिस्टम होते हैं राडार का। जो सिस्टम होता है उसमें दो चीजें मेनली काम आती है। एक तो होता है ट्रांसमीटर, रेडियो प्रेसी, और एक होता है अभिग्राही या रिसीवर। अब मान लो ये राडार इधर की तरफ है, तो यहाँ पर मान लो कोई वायुयान आ रहा है, यहाँ से कोई वायुयान आ रहा है। तो रेडियो प्रेसी है ना, यहाँ से माइक्रोवेव तरंगे निकलती हैं, यहाँ जाती हैं माइक्रोवेव। ट्रांसमीटर से माइक्रोवेव तरंगे निकलती हैं और ये फिर वापस आती हैं कहाँ पर, इस अभिग्राही द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। माइक्रोवेव तरंगे यहाँ से आती हैं और इस वायुयान से टकरा कर वापस आती हैं। और ये जो राडार है वो जुड़ा होता है एक कैथोड नलिका होती है। कैथोड नलिका मतलब जो टीवी पे जो अपन पिक्चर देखते हैं, टीवी टाइप में कोई सेट होता है कैथोड नलिका टाइप। अब उस पर क्या है, ये जैसे इसको भेजता है यहाँ से वापस, इसको अभिग्राही को सिग्नल मिलता है ना, तो ये कैथोड नलिका को सिग्नल भेज देता है। और उसमें इसके जाने और आने के समय का जो बीच का अंतर होता है उसके बेसिस पर, और जो परावर्तन होता है उसके बेसिस पर इस वायुयान की आकृति यहाँ पर बन जाती है इस कैथोड नलिका में। तो इसकी जो
दिशा है और वेग है उसको पता कर लिया जाता है। यह है रडार का सिस्टम। दोबारा बता देता हूँ, एक होता है ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर से माइक्रोवेव तरंगे निकलती हैं और ये टकराती हैं वायुयान से, वापस आती हैं, रिसीवर द्वारा ग्रहण कर ली जाती हैं। रिसीवर इनको भेजता है कैथोड नलिका में, और इसके जाने और आने में जो अंतर होता है, टाइम का अंतर और इसके साथ साथ में जो इसकी आकृति है उसके अकॉर्डिंग कैथोड नलिका में इसकी आकृति बन जाती है, जिससे इसकी दिशा और वेग का पता लग जाता है। यह है रडार का सिस्टम। अब देखो भारत की प्रमुख रडार कौन कौन सी हैं, वो देख लेते हैं एक बार। भारत में रडार बनाता कौन है? तो एक तो बनाता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और एक बनाता है, सॉरी एक मिनट, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास संस्थान। ये दोनों निकाय डीआरडीओ के अधीन है। भारत में रडार बनाता है एक तो बेल, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं रडार विकास संस्थान, ये बनाते हैं। तो भारत की जो रडार हैं वो कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं हम रोहिणी रडार। रोहिणी रडार है वो वायुसेना यूज करती है। वायुसेना प्रयुक्त करती है, और 2009 में वायुसेना में इसको शामिल किया था। अब रोहिणी रडार का एक वर्जन और तैयार किया जा रहा है। किसके लिए? थल सेना के लिए। उसको बोलते हैं रेवती। अभी तैयार हो रहा है ये रेवती। रोहिणी रडार वायुसेना प्रयुक्त कर रही है, एक वर्जन थल सेना के लिए रेवती, और वायुसेना में 2009 में ये प्रयुक्त हुई थी। दूसरी है अर्पणा। अर्पणा नौसेना यूज करती है। और तीसरी है BFSR। बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार। BFSR बैटलफील्ड सर्विलेंस रडार, ये प्रयुक्त होता है थल सेना में। एक है WLR, इसका फुल फॉर्म है वेपन्स लोकेटिंग रडार। वेपन्स लोकेटिंग रडार, तो ये क्या करती है, जैसे मान लो कोई पेड़ वगैरह या पहाड़ी है, तो उसमें चुपके से छुपकर जिन हथियारों को मतलब छोड़ा जाता है, उनको ये लोकेट करती है।
एक राडार और है भारत के पास में, शांत। शांत राडार है ना, वो नीची सतह पर कोई वायुयान आ रहा हो उस पर नजर रखती है। यह अपना राडार सिस्टम। दोबारा देख लो, रोहिणी राडार वायुसेना प्रयुक्त कर रही है। एक वर्जन इसका थल सेना के लिए भी प्रयुक्त बनाया जा रहा है, उसको बोलते हैं रेवती। और अर्पणा राडार नौसेना प्रयुक्त करती है। BFSR बैटल फील्ड सर्विलेंस राडार थल सेना के लिए है। एक है WLR राडार वेपन्स लोकेटिंग राडार, हथियारों को लोकेट करती है। एक है शांत, नीची सतह पर वायुयान आ रहा हो उस पर नजर रखती है। तो दोस्तों ये था अपना एयर जो डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस टेक्नोलॉजी का 4th पार्ट। ये अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया है और अपने देखा है कि जो भारत की हथियार प्रणाली इतनी घातक है, इसलिए चाइना और पाकिस्तान डरते हैं भारत से। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा कमेंट करके बताएं, इसमें सुधार की कोई गुंजाइश हो तो बताना। आगे आप कौन सा टॉपिक मतलब पढ़ना चाहते हो या हम कौन सा तैयार करें, उसके लिए आप कमेंट करके बताएं कि कौन सा टॉपिक शुरू करना चाहिए हमको। और अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।